संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 15 राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 21 किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कानूनी प्रावधान। मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2005। SC/ST अधिनियम। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यह उनकी पहचान करने और उन्हें संबंधित अधिकार प्रदान करने को कठिन बनाता है। कठोर कानून का न होना, हाथ में मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध कानून 2013 के तहत सुरक्षात्मक उपकरणों की सहायता से मानव मल की सफाई को हाथ से मैला उठाना नहीं माना जाता है। अप्रभावी कार्यान्वयन, हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा पर 1993 में ही रोक लगा दी गई थी। हालांकि कानून के शिथिल कार्यान्वयन के कारण यह प्रथा अभी भी जारी है। जल की कमी, भारत में कुछ ग्रामीण बस्तियों में उचित जल आपूर्ति की कमी है। इसके कारण लोगों को शौचालयों से हाथ से मलमूत्र हटाने के लिए विवश होना पड़ता है। भारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम PEMSR 2013। परिभाषा। मैनुअल स्कैवेंजर से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसे उचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना अस्वच्छ शौचालय, खुले नाले या गड्ढे या रेलवे ट्रैक से मानव मल को पूरी तरह से विघटित होने से पहले ही हाथ से उठाने के लिए काम पर रखा जाता है। निषेध और दंड, कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम में नहीं लगा सकती है या नियुक्त नहीं कर सकती है। अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी, स्थानीय अधिकारियों को मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान करने, अस्वच्छ शौचालयों को हटाने और साथ ही सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सौंपा गया है। पुनर्वास, निम्नलिखित के जरिए मैनुअल स्कैवेंजर्स का पुनर्वास किसी वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण, नकद सहायता, घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता आदि। पुनर्वास और पुनर्स्थापन और पुनर्वास। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विविध योजनाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में अनेक जटिलताएं विद्यमान हैं। ये जटिलताएं पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रभावी संगठन का अभाव, हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल लोग ट्रेड यूनियनों जैसे कुछ प्रभावी समूहों में संगठित नहीं होते हैं। इसके अलावा ये समाज के अत्यधिक वंचित वर्ग से आते हैं जिनमें उनका शोषण निरंतर जारी रहता है। मशीनीकरण का अभाव, सेप्टिक टैंक इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि उन्हें केवल हाथ से ही साफ किया जा सकता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए आगे की राह, मांग को समाप्त करना, अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान। लोग शौचालय में बोतलें और अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट फेंक देते हैं जो सीवर लाइन को अवरोधित करते हैं।
इस तरह के कार्यों के खिलाफ जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। केरल मॉडल को उपयोग में लाना। इसे मैन होल की सफाई के लिए तकनीक आधारित समाधानों के उपयोग की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है। व्यवहारिक बदलाव। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ सूचना, शिक्षा और संचार इस कुप्रथा के खिलाफ लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ऐसे व्यवहारिक बदलावों के लिए जल, साफ सफाई और स्वच्छता की दिशा में पर्याप्त प्रावधान भी आवश्यक है। आपूर्ति को समाप्त करना। पहचान। इस कार्य में शामिल लोगों के बारे में सरकार के सर्वेक्षणों और अन्य रिपोर्टों में डेटा संबंधी विरोधाभास पाया जाता है। इसलिए समस्या की गंभीरता का निवारण करने के लिए ऐसे लोगों की समुचित पहचान करना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण। इस कुप्रथा में शामिल लोगों के पुनर्वास और सहायता के लिए प्रयास करने के दौरान इसमें संलग्न महिलाओं की पहचान करना तथा उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना पहला कदम होना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए की गई अन्य प्रमुख पहलें। सफाई कर्मचारी बनाम भारत संघवाद। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग संविधान के अनुच्छेद 17 का घोर उल्लंघन है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम उनके उत्थान के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते आरंभ की गई है। इसके उद्देश्य मशीनीकरण को बढ़ावा देना, पुनर्वास करना, प्रशिक्षण व सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए प्रावधान करना, स्वास्थ्य बीमा हेतु उपबंध करना आदि है। स्वच्छ भारत मिशन सभी मलयुक्त गाद और सीवेज का सुरक्षित संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान करना, साथ ही सभी के लिए सुरक्षित अस्थायी स्वच्छता प्राप्त करना। स्वच्छता अभियान ऐप अभी भी मौजूद अस्वच्छ शौचालयों और उनकी सफाई में लगे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के डेटा को एकत्र करता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए अब मैनहोल शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी बजाय केवल मशीन होल शब्द का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2000 में स्थापित जन साहस नामक एक गैर लाभकारी संस्था ने राष्ट्रीय गरिमा अभियान शुरू किया है। यह भारत में गरिमापूर्ण जीवन को बढ़ावा देने तथा मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। मैनुअल स्कैवेंजर्स के सामने आने वाली समस्याएं। पहला, काम करने की अपमानजनक स्थिति। दूसरा, जहरीली गैसों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य को खतरा। तीसरा, निरंतर भेदभाव, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चे भी अक्सर हाशिए पर होते हैं और भेदभाव का सामना करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स बने रहने की मजबूरी। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति जमीन, फायरवुड, जलावन की लकड़ी आदि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जमींदारों और अन्य उच्च जाति के लोगों पर निर्भर रहते हैं। अब ये जो छोड़ा था वहाँ से पढ़ते हैं। पुनर्वास में सुगमता। ऋण और कौशल विकास के प्रावधान आसानी से सुलभ होने चाहिए। साथ ही मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध कानून 2013 के उल्लंघन के मामले में आसान कानूनी सहायता के लिए एक उचित तंत्र भी उपलब्ध होना चाहिए। बेहतर तरीके से संगठित करना। इस कुप्रथा में शामिल लोगों के हितों की सुरक्षा हेतु उन्हें ट्रेड यूनियनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और दबाव समूहों में संगठित किया जाना चाहिए। समावेशी नीति निर्माण। प्रणाली में विद्यमान कमियों को इस कुप्रथा में शामिल लोग
अधिक स्पष्ट रूप से उजागर कर सकते हैं। इसलिए हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल लोगों की नीति निर्माण में सक्रिय हितधारक बनाया जाना चाहिए। जेंडर बजटिंग सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 में जेंडर बजटिंग को महिला सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली वित्तीय नवाचार के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य: सरकार द्वारा नारी शक्ति के महत्व की पहचान अमृत काल के दौरान देश के उज्जवल भविष्य और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अग्रदूत के रूप में की गई है। अमृत काल से तात्पर्य इंडिया @100 तक के 25 वर्षों की अवधि से है। सरकार का ध्यान समावेशी विकास पर केंद्रित है। यह सप्तऋषि का पहला सिद्धांत है। सप्तऋषि अमृत काल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण को निर्देशित करने वाले 7 सिद्धांत हैं। इस वर्ष का अनुमानित जेंडर बजट कुल व्यय का 4.96% है, जबकि यह 2022-23 में 4.33% था। जेंडर बजटिंग के बारे में: यह महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ पुरुषों की तरह ही महिलाओं तक भी समान रूप से पहुँचे। यह कोई लेखांकन कार्य नहीं है, बल्कि नीति कार्यक्रम निर्माण, इसके कार्यान्वयन और समीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य रखने की एक सतत प्रक्रिया है। यह सरकारी बजटों के विश्लेषण पर बल देता है। इससे बजट के लैंगिक रूप से भेदकारी प्रभावों को स्पष्ट किया जा सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित किया गया है। जेंडर बजटिंग के लाभ हैं: लैंगिक असमानता का समाधान करना जेंडर बजटिंग का मूल आधार इस तथ्य की समझ में निहित है कि राष्ट्रीय बजट पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, फिर भी स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों जैसे कई सामाजिक संकेतकों पर पुरुषों से पीछे हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देना: जेंडर बजटिंग 7 विकास एजेंडा 2030 की प्राप्ति में भी योगदान कर सकती है। भारत में लैंगिक बजट का क्रम विकास: 1992 से 97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना पहली बार महिलाओं के लिए सामान्य विकासात्मक क्षेत्रकों से धन का एक निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। 1997 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना महिला घटक योजना को प्रमुख रणनीतियों में से एक के रूप में अपनाया गया था। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रकों में कम से कम 30% धन लाभ निर्धारित किए जाएं। 2003 वित्त मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया और ये सिफारिशें 2004 से 5 में वित्त मंत्री के बजट भाषण में परिलक्षित हुई थी। 2005 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत: बजट को 2 भागों में विभाजित किया गया। भाग ए में उन योजनाओं का विवरण दिया गया था जिनमें महिलाओं के लिए 100% प्रावधान किए गए थे। भाग बी में उन योजनाओं को समाहित किया गया था जहां महिलाओं के लिए धन आवंटन कुल फंडिंग का कम से कम 30% था। जेंडर बजटिंग में चुनौतियां: 5 प्रमुख मंत्रालयों पर केंद्रित। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत का जेंडर बजट 5 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों पर केंद्रित था। इनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं। कोविड-19 के बाद दृष्टिकोण। महामारी के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुए मुद्दों पर हुए व्यय पर ध्यान न देना। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जेंडर बजट कुल बजटीय व्यय का 4.41% था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजटीय व्यय का 4.33% रहा है। जेंडर बजटिंग की सीमित मात्रा। जेंडर बजटिंग की मात्रा कुल व्यय के 4 से 6% के बीच रहती है और यह सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम रहती है। कार्यप्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ। जेंडर बजटिंग के तहत अलग अलग योजनाओं के भारांश का विवरण देने वाले एक पारदर्शी तंत्र का अभाव है। सुझाव: अनुमानों को निर्धारित करने और रिपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है। यह प्रत्येक मंत्रालय विभाग द्वारा तैयार किए गए ऐसे रोडमैप पर आधारित होना चाहिए। रोडमैप में यह दर्शाया जाना चाहिए कि लैंगिक ज़रूरतों को पूरा करने और मौजूदा लैंगिक अंतराल को समाप्त करने की उनके पास क्या योजना है। मंत्रालयों की संख्या में विविधता लाना। यह महिला सशक्तिकरण के अलग अलग पहलुओं को उचित रूप से लक्षित करने में मदद करेगा। लिंग विशिष्ट डेटा सेट्स की उपलब्धता। प्रभावी बजटीय आवंटन और निगरानी के लिए उचित रूप से पृथक किए गए डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जेंडर बजट आवंटन में सुधार। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बजट का आवंटन देश में महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। जेंडर बजट के भाग ए और भाग बी में उचित बजट आवंटन। पिछले वर्ष की तुलना में जेंडर बजट के भाग ए में 228% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भाग बी में 2022-23 से 6% की गिरावट देखी गई है। कार्यबल में महिलाएं। सुर्खियों में क्यों? राष्ट्रपति ने अपने हालिया भाषण में कहा है कि कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी देश के समग्र विकास में एक बड़ी बाधा है। कार्यबल में महिलाओं का महत्व। आर्थिक समृद्धि। मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत लैंगिक समानता हासिल कर लेता है तो उसके वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में 1.4% की वृद्धि होगी। सशक्तिकरण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जिन घरों में महिलाएं कामकाजी हैं उन घरों में महिलाओं के पास निर्णय लेने की शक्ति अधिक होती है। यह शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जैसे सामाजिक संकेतकों के प्रदर्शन में सुधार करने में भी मदद करेगा। कार्य क्षेत्र में विविधता। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को एक साथ लाएगी जो एक दूसरे की पूरक होंगी। वे मल्टीटास्किंग, ग्राहक केंद्रित व्यवहार, टीम वर्क, उदारवादी मानसिकता आदि को बढ़ावा देती हैं। वाइट, ब्लू और पिंक कॉलर नौकरियों में महिलाएं। वाइट जॉब जो होता है, वाइट कॉलर नौकरियों में उच्च वेतन और उच्च कौशल वाली नौकरियां शामिल हैं। कई वाइट कॉलर जॉब में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है। ब्लू, इस क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता है क्योंकि ब्लू कॉलर नौकरियों में शारीरिक श्रम, उच्च सहनशक्ति और बल की आवश्यकता होती है। इनमें महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व बहुत कम है। पिंक, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से महिलाओं की प्रधानता है। इसमें अध्यापक, रिटेल वर्कर, सेक्रेटरी और आया जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। पिंक कॉलर जॉब में महिलाओं का वेतन तुलनात्मक रूप से कम होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत की औसत आयु केवल 28 से 30 वर्ष है। इस प्रकार युवा महिला कार्यबल लाभप्रदता, ऊर्जावान, तीव्र विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
अन्य देशों और वैश्विक प्रतिबद्धताओं से तुलना। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और चिली जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाएं पुरुषों के सापेक्ष बहुत कम आय अर्जित करती हैं। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से SDG 1 गरीबी का अंत, SDG 5 लैंगिक समानता, SDG 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि तथा SDG 10 असमानता में कमी जैसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण। सामाजिक कारण। अनेक शिक्षित महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण और सामाजिक मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता के कारण श्रम बाजार में शामिल होने में असमर्थ हैं। गांव से शहरों की ओर प्रवास के रुझानों को अभी भी बड़े पैमाने पर पुरुष डोमेन के रूप में देखा जाता है। आर्थिक। भारत को 2022 की वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के आर्थिक भागीदारी और अवसर संकेतक में 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। घरेलू आय में वृद्धि के साथ कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित किया जाता है। साथ ही उन्हें कम भुगतान वाले कुछ क्षेत्रों जैसे कृषि, बिक्री एवं प्राथमिक सेवाओं और हस्तशिल्प निर्माण में ही रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके लिए श्रम का नारीकरण पद का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा महिलाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है जिन्हें पारंपरिक रूप से महिला डोमेन के रूप में देखा जाता है, जैसे हथकरघा और परिधान वाले देखभाल, पोषण, प्री स्कूल व क्रेच आदि। महिला श्रम बल भागीदारी दर की गणना में विसंगति। विशेषज्ञों ने मापन के 3 प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला है जो समग्र FLFPR को कम करते हैं। इनमें शामिल हैं अत्यधिक व्यापक श्रेणियां, श्रम बल की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रश्न पर निर्भरता और श्रम बल की भागीदारी के लिए उत्पादक कार्य को सीमित करने का संकीर्ण दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शोध के अनुसार 2012 में भारत में महिला LFPR 56.4% थी, जबकि 2012 के लिए आधिकारिक अनुमान 31.2% था, जो कि बहुत कम था। 5वें PLFS के मुख्य निष्कर्ष। महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR में महिलाओं की भागीदारी केवल 32.8% है, जबकि पुरुषों की 77.2% है। वर्ष 2004-05 में महिलाओं की LFPR 42.7% थी। महिलाओं की श्रमिक जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी केवल 31.7% है, जबकि पुरुषों की 73.8% है। महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर लगभग 3.3% है। चौथे वार्षिक PLFS की तुलना में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। तकनीकी प्रगति। लैंगिक स्तर पर एक व्यापक डिजिटल विभाजन मौजूद है। एक अध्ययन के अनुसार केवल 35% भारतीय महिलाएं ही इंटरनेट की सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न यह अलग अलग रूपों में हो सकता है, जैसे लैंगिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव आदि। कुल गतिविधियों पर प्रतिबंध। कारखाना अधिनियम महिला कर्मचारियों को मशीनों की सफाई, चिकनाई या समायोजन करने,
कॉटन ओपनर के निकट काम करने और खतरनाक माने जाने वाले कार्यों को करने में प्रतिबंधित करता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संवैधानिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी गई है। वेतन संहिता 2019। लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित किया गया है। महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय कार्यबल में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें। तो श्रम संहिता में सुधार के लिए ये तीनों सामाजिक सुरक्षा संहिता और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्वास्थ्य दशा और कार्यदशा और वेतन संहिता 2019 कौशल प्रदान करना में महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। सुरक्षा उपाय कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित किया गया। अन्य पहले मिशन शक्ति यह महिलाओं की सुरक्षा रक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसे 2021-22 में शुरू किया गया था। आगे की राह संवेदनशीलता लोगों को महिलाओं के संबंध में मौजूद रूढ़िवादिता के विषय में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। समावेशन और समानता समावेशी विचारों को बढ़ावा देकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। भागीदारी बढ़ाना प्रौद्योगिकी के उपयोग इंक्यूबेशन स्पेस को बढ़ावा देने वित्त पोषण के अवसर और अपस्किलिंग केंद्रों की स्थापना के माध्यम से महिलाओं को वर्तमान चौथी औद्योगिक क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। गौरतलब है चौथी औद्योगिक क्रांति को कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उन्नत तकनीकों का संलयन के रूप में देखा जाता है। सुरक्षा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए जैसे पैनिक बटन आदि। नीति निर्माण अच्छी तरह से सूचित नीतियों के विकास के लिए श्रम बाजार की बेहतर जानकारी आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुर्खियों में क्यों? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश भर में सरकार द्वारा संचालित विविध मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC मंत्रालय गृह मंत्रालय उत्पत्ति यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था। यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। इन सिद्धांतों को 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकार को बढ़ावा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। विजन और मिशन मानवाधिकारों का संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देना। संरचना एक अध्यक्ष 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य। शक्तियाँ इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करते समय दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके पास अपने जांच कार्मिक होते हैं जिनका प्रमुख एक पुलिस महानिदेशक होता है। अन्य संबंधित तथ्य यह रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा सभी चालू सरकारी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का दौरा करने के बाद बनाई गई थी। यह दौरा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम MHCA 2017 के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए किया गया था। NHRC ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि सभी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शोचनीय स्थिति में हैं। NHRC ने कहा कि
देखभाल संस्थाएं मरीजों को ठीक होने के बाद भी अवैध रूप से लंबे समय तक रख रही हैं। यह मानसिक रोगियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जहां एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, वह उत्पादक रूप से कार्य कर सकता है और वह अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है। मानसिक रोग जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आनुवंशिक और पर्यावरणीय तनावों का एक संयोजन है। लैंगिकता, नस्ल संबंधी और निर्जातीयता जैसे सामाजिक कारक एवं व्यवस्थाएं मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। एक जीनोम वाइड लिंकेज स्टडी से यह ज्ञात हुआ है कि आनुवंशिक रूप से अवसाद ग्रस्त होने की दर लगभग 40% है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। भारत में मानसिक रोग की वर्तमान स्थिति। 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। 80% से अधिक लोग उपचार तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। वर्ष 2019 में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से भारतीय कंपनियों को वार्षिक रूप से $14 अरब का नुकसान होता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। व्यावसायिक कारक, अनुचित दबाव, कार्य को ठीक से परिभाषित नहीं किया जाना, कार्य पर नियंत्रण का अभाव, वर्क लाइफ के बीच संतुलन का अभाव आदि। खतरनाक पदार्थ और जैविक अभिकारक, विषाक्त पदार्थों को आयनीकृत करने वाले रोगजनक और संक्रमण। कष्टदायक घटनाएं, शारीरिक और भावनात्मक आघात, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी TBI, जन्म से पूर्व, प्रसव पूर्व ट्रॉमा। व्यक्तिगत कारक और जीवन शैली, गरीबी और आवास संबंधी मुद्दे, रिश्ते, चिकित्सा संबंधी मुद्दे, कष्टदायक घटनाएं, हानि, दुख आदि। शारीरिक गतिविधि, नींद, डिजिटल प्रौद्योगिकियां आदि। आनुवंशिक कारक, वंशानुगत जीन उत्परिवर्तन आदि। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। प्रशासनिक प्रमुख कानून। तो प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामुदायिक स्तर पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवा और उपचार, राज्य मानसिक अस्पतालों में विशेष तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे जैसे दिव्यांगता पेंशन, नियोजन के लिए आरक्षण और मानसिक रोग से पीड़ित बेघर व्यक्तियों के लिए आवास। प्रमुख कानून में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। यह मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी को दिव्यांगता के रूप में मान्यता देता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 नाबालिगों के इलेक्ट्रिक शॉक में उपचार पर प्रतिबंध लगाता है, व्यक्तिगत संचार का अधिकार प्रदान करता है और रोगियों के प्रति दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और अग्रिम निर्देशों के लिए प्रावधान करता है। वयस्कों पर इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी के लिए मांसपेशियों को आराम देने वाली और संवेदनहीनता उत्पन्न करने वाली दवाओं के उपयोग को अनिवार्य करता है। मानसिक रोगी के लिए एकांतता या एकांतवास की अनुमति नहीं देता है। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और समीक्षा बोर्ड्स के संचालन का उपबंध करता है। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हेतु अन्य प्रमुख पहले। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए आरंभ किया गया है। चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री किरण हेल्पलाइन जारी की गई है। टी मानस टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेशनली एक्शनेबल प्लान थ्रू स्टेटस पर शुरू की गई है। मनोदर्पण यह कोविड-19 के समय शुरू की गई थी। इसके तहत छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चुनौतियाँ। रोगी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ। कलंक के रूप में देखना, इसे एक कलंक मानने के कारण मानसिक रोगी कोई चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करना नहीं चाहता है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहन एकाकीपन के रूप में सामने आ सकता है। बीच में ही उपचार छोड़ देना, कभी कभी परामर्श सहित उपचार में 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। इसके अलावा उपचार के ये सत्र बहुत अधिक महंगे होते हैं, जिससे रोगी को बीच में ही उपचार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपर्याप्त संसाधन, डॉक्टरों की कमी। वर्ष 2017 में WHO के अनुमान के अनुसार भारत में प्रति लाख लोगों के लिए केवल 0.15 मनोचिकित्सक उपलब्ध थे। इसके विपरीत प्रति लाख लोगों के लिए 3 मनोचिकित्सकों की आवश्यकता है। डॉक्टरों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। कई प्रकार के ऐसे मानसिक रोग हैं जिनकी पहचान करने और उनका उपचार करने की आवश्यकता है। हालांकि डॉक्टरों को इस पेशे की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपलब्ध संसाधन। मानसिक रोगों की विविधताओं को देखते हुए PHCs स्तर पर दवाओं की आपूर्ति अनियमित और अपर्याप्त हो सकती है। पुनर्वास सुविधाएं। MHCA के तहत सरकार को ऐसे रोगियों के लिए कम प्रतिबंध वाली समुदाय आधारित पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिन्हें अब निषेधात्मक इलाज करने वाले मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में उपचार की आवश्यकता नहीं है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य में ऐसी पुनर्वास सुविधाएं या तो अनुपलब्ध हैं या अपर्याप्त हैं। प्रशासनिक कमियां। समन्वय का अभाव। ध्यातव्य है कि मानसिक स्वास्थ्य में चिकित्सकीय उपचार और सामाजिक कल्याण दोनों शामिल हैं। इस कारण 2 प्रमुख मंत्रालयों के बीच ओवरलैपिंग की स्थिति पैदा हो जाती है। इस वजह से पर्याप्त अंतर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। आवंटित धन का कम उपयोग। उदाहरण के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2015 से 2020 तक राज्यों को आवंटित किए गए धन का 40% से भी कम उपयोग किया गया था। क्षेत्रीय विषमता। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अपर्याप्त संसाधनों के कारण कई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं। आगे की राह। मानसिक रोग की गंभीरता को समझना। गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार करने के लिए सावधानीपूर्वक मैपिंग और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। यह समस्या की व्यापकता को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैपिंग की यह पहल मानसिक रोग की जांच हेतु मानदंड स्थापित करने में सहायक होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम अपमान या कलंक रहित मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप का मार्ग है। जागरूकता की कमी के कारण रोग के लक्षणों को नज़रअंदाज किया जाता है, साथ ही उनकी सही पहचान नहीं हो पाती है और उनकी समस्या की गंभीरता को भी खारिज कर दिया जाता है। जबकि इन लक्षणों के निदान के लिए रोगियों को मदद की आवश्यकता होती है। साथ ही चिकित्सा सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को कलंकित महसूस करने में भी योगदान देती है। इसके अलावा इस धारणा का भी तत्काल विरोध किया जाना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति में मानसिक रोग अनन्य रूप से अनुपस्थित है।
क्या आप जानते हैं केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 100% जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का कवरेज है। सभी जिलों में सामान्य अस्पताल में या जिला अस्पताल में और कुछ ब्लॉक अस्पतालों में भी एक मनोचिकित्सा इकाई है। वहनीयता परामर्श परामर्श सत्रों की लागत को विनियमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीमा पॉलिसियों के में निर्धारित अंडरराइटिंग हामीदारी मानदंडों, आउट पेशेंट लागतों की कवरेज, रोगों के वर्गीकरण तथा पहले से मौजूद स्थितियों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वित्त पोषण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवंटित बजट लगभग 932.13 करोड़ रुपए है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए बजट आवंटन को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक तंत्र का निर्माण भी किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार बॉटम अप रणनीति प्रजनन और बाल स्वास्थ्य प्रणाली की तर्ज पर ही एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है। इसमें ग्रामीण स्तर से लेकर तृतीयक अस्पताल स्तरीय सेवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रभावी समन्वय सरकार की मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभागों के बीच बेहतर अंतर क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को संस्थाओं से समुदाय आधारित देखभाल में स्थानांतरित करना। समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए भारत को बाह्य रोगी सेवाओं को मजबूत करना चाहिए और डे केयर केंद्र स्थापित करने चाहिए। यह व्यापक राजनीतिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक समझ और नागरिक संचालित आंदोलन द्वारा समर्थित व्यापक दृष्टि की सुविधा प्रदान करेगा।